नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी एक मासूम सा पौधा भाग 6। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। प्रेमलता स्वभाव से बहुत जिद्दी किस्म की है। उसे जो सही लगे उसके विपरीत उसे समझा पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में कल्याण बार बार उसे समझाने की चेष्टा करते हुए कहने लगा, प्रेमलता, तुम्हें इस तरह मेरे साथ न रहकर अपने घर में वापस चले जाना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें घर में छोड़ कर आता हूँ। मगर प्रेमलता कल्याण के कहे बातों को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होती। ऐसे में बड़ी देर तक वार्तालाप के बाद आखिर में कल्याण उसे अपने पास रखने को राजी होता है। मगर कल्याण के लिए यह एक नई मुसीबत जैसी है। कल्याण सोचने लगा, अब क्या करे, हम लोग कहाँ सोएंगे, यहाँ पर तो बिस्तर भी कम है। कल्याण बार बार अपनी समस्या को बताने पर भी प्रेमलता किसी भी तरह की बातें समझने को तैयार नहीं है और कहती है, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ सो जाऊंगी या तो नीचे जमीन पर सो जाऊंगी, उसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आखिर में प्रेमलता सभी के लिए एक नई मुसीबत बन गई, क्योंकि वहाँ पर कल्याण के साथ और भी लड़के लोग रहते हैं। रात को जब खाने की बंदोबस्त की तो होटल से खाना मंगा लिया, तो प्रेमलता के लिए भी खाने की बंदोबस्त कर लिया। सभी ने खाना खाकर अपने अपने विस्तार में चले गए। मगर कल्याण और प्रेमलता अब क्या करें। कल्याण अपना बिस्तर प्रेमलता को देकर खुद एक चादर लेकर बालकनी में चला गया। रात किसी भी तरह कट गई है। सुबह कल्याण कहने लगा, प्रेमलता, एक काम करो, तुम्हें मैं तुम्हारे घर में छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे तो अब गांव में जाना होगा। आज संडे है और तुम तो जानती हो कि मैं हर संडे को घर में चला जाता हूँ। मैं कल सुबह कॉलेज के टाइम तक चला आऊँगा, तुम यहाँ पर रहो, यह बात सही नहीं है। मैं गांव जाते समय रास्ते में तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास कपड़े वगैरह बदलने की व्यवस्था नहीं है। इस हालत में तुम्हें यहाँ पर और रुकना सही नहीं है। लोग खामखा तुम्हारी बदनाम करेंगे। प्रेमलता कल्याण की बात मानने को बिल्कुल राजी नहीं है, मगर कल्याण है कि प्रेमलता को अपने पास रखकर किसी तरह का खतरे को मोल नहीं लेना चाहता। ऐसे में कल्याण अपने गांव में जाने का बहाना बनाकर किसी भी तरह प्रेमलता को उसके घर में जाने को राजी करवाता है, ताकि प्रेमलता से पीछा छूटे। ऐसे में बड़ी मुश्किल से प्रेमलता राजी होती है तो कल्याण प्रेमलता को साथ लेकर निकलता है और रास्ते में प्रेमलता को बस से उतार देता, ताकि वहां से पैदल चलकर प्रेमलता अपने घर को जा सके। प्रेमलता थोड़ी दूर पैदल चलकर अपने घर में पहुंची तो घर में बहन निर्मला तथा और भी बहुत से लोग थे, क्योंकि आज तो संडे का दिन है। ऐसे में आज सभी के छुट्टी है। आता सभी लोग घर पर है, मगर प्रेमलता किसी से कुछ कहे बगैर चुपचाप रही। ऐसे में कुछ देर बाद बहन निर्मला आकर धीरे से कहने लगी, दीदी, तुम तो रात भर घर से बाहर रही हो। माँ जी बड़े ही चिंता में रही, बार बार तुम्हारी जिक्र कर रही थी कि पता नहीं कहाँ पर गई है। इतने में प्रेमलता बड़ी तीखी लफ्जों में कहती है, बस बस रहने दे, ज्यादा बातें मत बना। मुझे सब मालूम है, सभी ने मिलकर मेरी आजादी पर पाबंदियां लगाना चाहते हैं, मगर मैं अपने हिसाब से चलूंगी। मुझे किसी के पाबंदी स्वीकार नहीं है। निर्मला चुपचाप रह गई। प्रेमलता के बड़े भाई सभी चुपचाप रह गए। धीरे धीरे माँ वंदना देवी बेटी प्रेमलता के पास आ गई और कहने लगी, रात को कहाँ पर गई थी? तूने कहाँ पर मुंह काला करने गई थी? तुझे अपनी ना सही मगर हमारे मान सम्मान की तो फिक्र होती। अगर तेरी वैसे ही हल चल रही तो तुझे काटकर नदी में फेंक देना ज्यादा पसंद करूंगी, मगर इस तरह घर के इज्जत को सरेआम बदनाम होने नहीं दूंगी। प्रेमलता चुपचाप रह गई, किसी भी बातों का जवाब दिए बगैर अपने रोजमर्रा कर लेती है और चुपचाप अपनी बिस्तर पर आकर लेट गई और अपने बीते रात को लेकर सोचने लगी। प्रेमलता को मन ही मन बहुत आनंद आने लगी। उसके मन में तरह तरह की भावनाएं जगने लगी और सोचने लगी, यह दुनिया वाले वैसे ही है। पुरुष लोग कुछ भी करे सही है, मगर हम स्त्रियां जो भी करे गलत है। हमारे इस घर से तो वहां पर ही ठीक था। कोई मेरे ऊपर अनुशासन थोपने वाले नहीं है। मैं जैसे भी रहूं कोई बात नहीं।
पहले तो कल्याण काफी ना नुक्कर कर रहा था, मगर बाद में मान गया। बेचारा कितना भोला है, मुझे अपना खटिया देकर बेचारा जमीन पर चादर ओढ़ कर सो गया। कल्याण के कमरे में रात को सोने को लेकर बहुत मुश्किल होने लगा। बातों बातों में कल्याण कहने लगा, हमारे पास तो बिस्तर वगैरह भी नहीं है कि तुम्हें कुछ दे दूं। जवाब में प्रेमलता कहने लगी, मुझे बिस्तर देने की जरूरत क्या पड़ी, मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ेगी। ऐसे में कल्याण कहने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम एक लड़की हो और मैं एक लड़का, हमें एक साथ नहीं सोना चाहिए। एक काम करता हूँ कि मैं बरामदा में सो जाऊंगा, तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ। तुम तो अलग से कपड़े भी नहीं लाई हो, ऐसे में कैसे रहोगे। जवाब में प्रेमलता कहती है, मैं तुम्हारा शर्ट पहन लूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा। प्रेमलता को लेकर कल्याण भारी मुश्किल में पड़ गया। उसके साथ के दोनों दोस्त पान्नालाल और धीराज खाना खाकर अपने अपने बिस्तर पर चले गए, मगर समस्या अब कल्याण और प्रेमलता को हो गई है। ऐसे में कल्याण चादर लेकर बालकोनी में जाकर सो गया और प्रेमलता कल्याण के बिस्तर पर लेट गई। काफी देर तक प्रेमलता बहुत से विषय को लेकर सोचने लगी और धीरे धीरे उसके मन में बहुत से रंग भरने लगी, मगर उसके आंखों में नींद नहीं है। कल्याण किसी भी तरह से चादर बिछाकर बरामदा में सोया हुआ है, मगर उसके हालात को देखकर मन ही मन प्रेमलता को दया आने लगी और हंसी भी आने लगी। ऐसे में अपनी चादर वगैरह लेकर चुपके से कल्याण के बगल में जाकर सो गई और एक ही चादर से दोनों को ढक लिया। नींद के आगोश में कल्याण को कुछ भी पता ना चला। अचानक नींद खुली तो देखा प्रेमलता कल्याण से लिपटकर सोई हुई है, जिसे देखकर कल्याण बड़े दुविधा में पड़ गया। ऐसे में कल्याण धीरे से प्रेमलता को हटाने की कोशिश करता है, मगर प्रेमलता है कि अपने जीवन के खूबसूरत अनुभूति को अनुभव किया बगैर यूं ही रात गुजरने में विश्वास नहीं रखती। ऐसे में इत्तेफाक कहें या कुछ और, प्रेमलता अपने सुखद एहसासों को आत्मसात करने में व्याकुल हो जाती है। कल्याण से लिपटकर सारी रात गुजर गई। फिर जब पक्षियों की आवाज में कल्याण के आंखें खुली तो प्रेमलता अपनी सुखद नींदों में डूबी हुई है। कल्याण देखा कि प्रेमलता के शरीर लगभग बेआबरू सी है। कल्याण के जो शर्ट पहनने की बात कही थी वह भी उसके शरीर पर नहीं है, मगर प्रेमलता को इससे कोई मतलब नहीं। ऐसे में कल्याण किसी भी तरह उठकर प्रेमलता को उठाने की कोशिश करता है, मगर प्रेमलता है कि कल्याण से लिपटकर रहना चाहती है। ऐसे में कल्याण उठकर अपने काम का निपटान कर बाहर चाय की दुकान से चाय लेकर आ गया। प्रेमलता को चाय पिलाने की बहाने जगाता है और उसे कमरे में जाकर सोने को कहता है। ऐसे में प्रेमलता कहने लगी, मैं यहाँ पर बरंडा में कैसे आ गई हूँ। जवाब में धीरे से कल्याण कहता है, तुम जल्द उठकर अंदर कमरे में चली जाओ, अभी पन्नालाल और धीराज आकर देखेगा तो बवाल खड़ा करेगा। प्रेमलता अंगड़ाइयां लेते हुए कल्याण से लिपट कर कहती है, मुझे तो यहाँ पर अच्छी लग रही है, तुम मुझे उठा कर ले चलो तो ठीक है। कल्याण प्रेमलता को गोद में उठाकर अंदर बिस्तर पर सुला देता है। प्रेमलता चादर ओढ़ कर लेटी रहती है। ऐसे में प्रेमलता मन ही मन सोचने लगी, कुछ भी हो रात को बड़ा मजा आई है। नीरस जीवन भी कोई जीवन है क्या। सभी को जीवन के रस पीना चाहिए, यही तो जीवन है। लोग फालतू में हमारे ऊपर पाबंदी लगाते हैं। इस छोटी सी जीवन में जिसे जैसा चाहे अपने जीवन की मजा लेना चाहिए। यूं ही रुखी सुखी जीवन में क्या रखा है। राह चलते चलते कल्याण मन ही मन सोचने लगा, रात को जो भी हुआ महज इत्तेफाक कहा जा सकता है। मैं प्रेमलता से बचने की कितना भी जतन करूं, मगर खुद प्रेमलता अगर अपने आप को लुटाने की कसम खाई है तो भला मैं क्या कर सकता हूं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सभी बदनाम हो जाएंगे। ऐसा क्यों ना की जाए कि मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी ही कर लेता हूं। अगर मैं गांव में रह गया तो हो सकता है कि प्रेमलता हमारे कमरे में चक्कर काट कर चली जाएगी। यह तो सचमुच मेरे गले पड़ गई है। कल का क्या भरोसा, यह और कुछ भी गुल खिलाए। सभी लोग अक्सर लड़कों के ऊपर अंगुली उठाते हैं कि शहर में अकेला रहकर पढ़ाई करता है, मगर यहाँ पर तो कुछ अलग ही नजारा है।
पता नहीं शहर में इस तरह के कितने प्रेमलता होती होगी जो इस तरह के विचित्रमयी जीवन में अपनी भविष्य की पटकथा लिखने को बेताब रहती होगी, और हजारों कल्याण भी उन्हें मिल जाते होंगे। मगर उनके भविष्य कितना सुखद होती है, क्या पाना कठिन है। मगर यह कैसी विडंबनाएं हैं कि प्रेमलता जैसी लड़कियां नई जमाने की नई सभ्यता की परिभाषा को लिखने को आतुर है। कल्याण मन ही मन सोचने लगा, आमतौर पर शहर और गांव में बहुत अंतर होती है, मगर समय के साथ साथ नए जमाने के सभ्यता जिस तरह से चारों ओर पैर पसार रही है, उससे गांव के माहौल भी अछूता नहीं रहेगी। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।